अच्छा जी, पहले हम हमारा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह होगा कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा और उनमें से कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास तो डेफिनेटली आस्क दोस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास के एजेंडा पे जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल जो हमने चीज़ें ओवरव्यू लिया क्लास का और टॉपिक्स का, उस पर कोई सवाल, कोई जहन में आइडियाज़ कुछ कि सर इस तरह क्यों नहीं पढ़ रहे, हम इस तरह क्यों नहीं पढ़ रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। आप आज एक दफा पेपर फॉर्मेट दिखा देगा। पेपर फॉर्मेट उस पर डिस्कशन होगी। आज हम बाकायदा कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीक से ही करेंगे, ठीक है। आज हम पेपर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो पास पेपर एक दो डिस्कस करेंगे कि इसमें आंसर्स किस तरह लिखे गए हैं या क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि आप छलांग किस पे मार रहे हैं, ठीक है। वो आइडिया एक दफ़ा हो जाएगा, फिर हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स इतने मसला नहीं होगा, टॉपिक्स का मसला नहीं है, मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि आपको पहले समझ में आए कि आपसे एग्जामिनर पूछने के जा रहा है, ठीक है। जब तक आपको फील्ड पता नहीं होगी कि आप जा कहाँ रहे हैं, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा था कल आपको कि आपको नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, कोई स्पेसिफिक स्टडी टेक्स्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप रेफ़र करना चाहते हैं, आई वोंट स्टॉप यू, मैं भी रेफ़र करता हूँ फॉर माई नोट्स, ठीक है। बट रेफ़र करना चाहते हैं आप बीपीपी उठा लें, बहुत अच्छा स्टडी टेक्स्ट है, सारी नॉलेज है उसमें, पढ़ सकते हैं। मेरे हैंड आउट उठा लें, उसमें भी वैसी ही नॉलेज होगी, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही होगी बहुत सारी, ठीक है ना। इधर उधर के केस स्टडीज होंगे, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम दोज केस स्टडीज। सिर्फ फर्क इतना होगा कि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, यू वोंट बी एबल टू गो इनटू द एग्जाम। बीपीपी आपको एग्जाम की मॉकिंग नहीं कराएगा, ठीक है। किट मिल जाएगी, किट भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस तभी आएगी जब आपको पता होगा कि मुक्का कहाँ चलाना है, सिंपल, ठीक है। हाय, आप आज पहली क्लास में, आपका नाम? सुमैया, ग्रेट। सुमैया, पी ये वाला दे रही हैं सिर्फ सब्जेक्ट, एसबीएल दे रही हैं? एसबीआर भी दे रही हैं, तो आप भी एसबीआर की क्लास ले चुके हैं ना, राइट, ठीक है, ग्रेट। कल हमने थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू लिया था ऑफ द सब्जेक्ट, बाकी तीनों तो थे, आप आ जाइए, कोई मसला नहीं है। छोटा सा सिलेबस से दोबारा से एक घूम लेते हैं, कल हमने लास्ट में जल्दी जल्दी में निकाला था इसको, ठीक है। इसको देख लेते हैं, फिर हमें पास पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका सिलेबस क्या कहता है? हमने कल डिस्कस किया था कि एसबीएल जो एक सब्जेक्ट है वो ना थ्योरी है ना प्रैक्टिकल है, इट्स अ रियल लाइफ सब्जेक्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ सिचुएशंस इन बिजनेस और उसकी एप्लीकेशन को किस तरह इवेल्युएट करना है और किस तरह उस पर एडवाइस करना है, दैट इज व्हाट यू विल डू इन दिस पेपर, राइट। अच्छा, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? एग्जाम में एक ही केस स्टडी आएगी, 12 पेजेस या उससे ज़्यादा, ठीक है। 4 घंटे का पेपर है, 4 आवर्स, और 4 आवर्स का इसके अलावा कोई और पेपर नहीं है सीसीए में। ये वो आखिरी अटेम्प्ट होगी जिसमें वो 4 आवर्स का पेपर होगा, जून की। सितंबर से प्री सीन मटेरियल आ रहा है, ठीक है। सितंबर से प्री सीन मटेरियल आ रहा है। प्री सीन मटेरियल का मैंने बता दिया था आप लोगों को कल, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। प्री सीन मटेरियल का मतलब ये होगा कि आपको जो वो 12+ पेजेस का कंटेंट दे रहा है ना, तो पहले से ही आ जाएगा आपके पास एग्जाम से पहले। यू विल हैव टू रीड दैट पेपर, ठीक है। रीड करेंगे, फिर जब एग्जाम में आएंगे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से या केस से, और उसको आपको एप्लीकेशन दिखानी होगी बिजनेस की, ठीक है। बट नो, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज एग्जामिनर को भी पता होगा कि आप कुछ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्ट सम डिफिकल्टी, although if you are very clear about concepts you will be able to attempt very easily. पेपर में नर्वसनेस होती है, तो while you are reading a lot of content may be missed अगर you are not reading it carefully or correctly, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये, पहले आप स्किम करें, फिर आपको उसको एक दोबारा रीड देनी है, फिर आपको उसको क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके रीड देनी है, ठीक है। तो 3-4 दफ़ा रीड करने के लिए ही 4 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। एंड व्हाइल यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू स्टिल कीप ऑन रीडिंग दोस केसेस, ठीक है। सो 4 घंटे इसलिए दिए गए हैं, लेकिन अगली दफ़ा से सितंबर से क्या होगा कि 4 घंटे नहीं होगा,
3 और 15 मिनट होंगे बेसिकली रीडिंग टाइम, जो कि नॉर्मली हर एग्जाम में, ठीक है। सो 12 पेजेस का ही होगा। होगा 12, 13, 15 पेजेस का ही, ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स के इसी क्या करने वाला है। बट आई डू एक्सपेक्ट कि वो इसको थोड़ा और मज़े का करने वाला है। मज़े का इसलिए सिमा में भी केस स्टडी होता है, वहाँ प्री सीन बहुत तरह से है, वहाँ ICW में भी होता है, वो फाइनल स्टेज पे प्री सीन ही होता है। CA ने भी निकाल दिया है, ICAP ने भी निकाल दिया। ICAP का MSA लेवल क्या है वो, दैट इज प्री सीन अभी तक इधर नहीं आया, बट MSA का कॉन्सेप्ट ही है केस स्टडीज है। केस स्टडीज है MSA 1 एंड MSA 2। MSA 2 है शायद केस स्टडी बेस्ड, जो बिजनेस वाला केस स्टडी है, और वो SBR की तरह ही है, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा है। नाउ रियल लाइफ सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे, रियल लाइफ बिजनेसेस दिए जाएंगे। ACC पिछले कुछ अटेम्प्ट से आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके केस स्टडीज दे रहा है। कोविड के बीच में उसने केस स्टडी दिया कि बिजनेस पे यही इम्पैक्ट हुआ कोविड का, अब क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली क्या करना चाहिए, वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे करना चाहिए। वो सारे मॉडल्स जो हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज व्हाट दे विल डू, ठीक है। दे विल आस्क यू टू अंडरस्टैंड एंड टेल व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, हर बच्चे का आंसर सेम नहीं होगा इंटरेस्टिंगली इस सब्जेक्ट में, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, अगर हम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स विल बी अवेयर कि हम जब पढ़ रहे होंगे ना, कौन सा लफ्ज ऐसा आया है जिसको अंडरलाइन करने से हमें फौरन वो मॉडल क्लिक हो जाना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कंपटीशन की डिस्कस कर रहा है कि कॉम्पिटिटर की डिस्कस कर रहा है, या डायरेक्टली कंपटीशन नहीं लिख रहा, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कंपटीशन लिखेगा तो यू विल गेट फौरन से अंडरस्टैंड। लिख भी सकता है, ऐसा नहीं है, हम पास पेपर्स भी देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है उसने, बट कहीं कहीं वो कंपटीशन डिस्कस नहीं करेगा, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स डिस्कस करेगा, ठीक है। वो दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू हो जाएगा, तो वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कंपटीशन भी है मार्केट में, ठीक है। फिर बैरियर टू एंट्री नहीं है अगले नए प्लेयर के आने के लिए। अगर बैरियर टू एंट्री नहीं है तो इसका मतलब है कंपटीशन का रिस्क हाई है, ठीक है। उस केस में आपको 5 फोर्सेस का मॉडल अप्लाई करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो जब ये चीज आपको क्लिक हो जाएगी एग्जाम में कि एप्लीकेशन किस मॉडल की हो रही है, देन यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑब्वियसली इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्लास के तरीकेकार सिंपल सा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ सिर्फ, सॉरी मुझे रिपीट करनी पड़ी चीजें, बट वील हैव टू रिपीट फॉर द अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ग्रुप डिस्कशंस होंगी बहुत ज्यादा, इट विल नॉट बी लेक्चर ओरिएंटेड चीज, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। आप लेक्चर लेके चले जाएंगे, प्रैक्टिस आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस होंगी, हम केसेस को डिस्कस करेंगे, हम दुनिया भर को डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या चल रहा है, क्यों बिजनेसेस डाउन है, या एयरलिफ्ट क्यों बंद हो गया पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह के केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ और क्या हुआ, उन्होंने क्या नहीं किया, कैसे चल रहा था, फंडिंग इतनी कैसे आ रही थी, ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेसेस की, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, आजकल क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट, रोज न्यूज आ रही है स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स की, ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एंड एग्जामिनर भी आपसे ऐसी चीजें पूछेगा, ठीक है। रिसेंट इंफॉर्मेशन अपडेटेड होगी तभी होगा। एक वीकली असाइनमेंट होगा, मैंडेटरी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि आप लोग करें, उससे आपका अनकॉन्शियस डेवलप होगा टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। एंड दैट वीकली असाइनमेंट विल बी अ केस, सिंपल केस, या न्यूज़ लेटर या न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल होगा या ओपिनियन होगा, दैट आई विल गिव यू गाइज। उस पर सिर्फ आपने 4 चीज़ें बतानी है मुझे। पहले आपने रीड करना है उसको, फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है उसमें कि आपने ऑब्जर्व क्या किया उसमें, देन आपने अपना एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एग्री करना है जो राइटर ने लिखा हुआ है उससे, यू हैव टू बी क्रिटिकल एज वेल एट टाइम्स, ठीक है। और मेक योर ओन व्यूज, हो सकता है आप एग्री भी करते हो, बट मेक योर ओन व्यूज, ट्राई टू मेक योर ओन व्यूज, एंड देन आपने उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि मेरा कंक्लूजन क्या है। वो आप क्लास में लाएं, विल डिस्कस हाफ एन आवर उसको डेडिकेट करेंगे, विल डिस्कस, मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा क्या ख्याल है, उससे आपकी सिर्फ लर्निंग होगी हाउ टू अप्रोच सम रिटन मटीरियल, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल डू। अच्छा, एग्जामिनर कहता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स जो है वो आपके टेक्निकल मार्क्स हैं, ठीक है। टेक्निकल मार्क्स मीन्स जो मॉडलिंग और जो बिजनेस केसेस आप पढ़ेंगे। 20 मार्क्स इज प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स मीन्स कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेन, एनालिसिस, स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन। मीनिंग आपको जो जवाब आप दे रहे हैं आपको कम्युनिकेट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो रिपोर्ट मांग रहा है तो रिपोर्ट लिखना आ रही है या नहीं आ रही है, सिंपल। वो मांगेगा ऐसी चीज़ें, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस,
और स्लाइड्स, इसी तरह की चीज़ें, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, इस तरह की चीज़ें मांगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमर्शियल एक्यूमेन, क्या होता है कमर्शियल एक्यूमेन? कमर्शियल एक्यूमेन तो वही आप बताएं, कल तो इनको बता चुका हूँ मैं। ये आपकी मतलब जो बाकी नॉलेज है, जनरल नॉलेज, उससे लिंक करते हैं आप एक जो है वो नहीं, कमर्शियल एक्यूमेन इन बिजनेस, व्हाट इट विल बी, व्हाट इज एक्यूमेन? Acumen is intelligence or understanding of things and making a calculated decision, ठीक है। Acumen ये होता है। Commercial acumen क्या है? Business sense होना चाहिए, business sense होना चाहिए। 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए में क्यों बेचनी चाहिए और 12 रुपए में क्यों नहीं बेचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और 10 रुपए में एग्जैक्टली क्यों बेचनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज कमर्शियल एक्यूमेन। बेसिक है, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। जो प्योर बिजनेस फील्ड, बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, ये कम्युनिटीज होती हैं, उनमें आप जाके देखें ना, वो बड़े तेज होते हैं इन मामलात में। दैट इज कमर्शियल एक्यूमेन, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज इतना सारा डेटा है, उसको मीनिंगफुल तरीके से क्रिएट करना, उसको मीनिंगफुल बनाना, दैट इज एनालिसिस। यू हैव टू बी एबल टू एनालाइज अ लॉट ऑफ कंटेंट। 12+ पेजेस का कंटेंट है ना, उसको कैसे एक पेज में लाना है, वो स्किल है, ठीक है। असल चीज़ वो स्किल है। अगर इतना सारा डेटा भरा हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ अंडरलाइन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सा मटेरियल बेकार है, कौन सा मटेरियल सिर्फ समझने के लिए, कौन सा मटेरियल क्वेश्चंस के लिए, दिस इज व्हाट एनालिसिस इज, ठीक है। वो स्किल आनी चाहिए। एग्जामिनर वो स्किल टेस्ट करेगा आपकी, ठीक है। ये 20 मार्क्स हैं, बहुत ईजी मार्क्स हैं। 20 मार्क्स आ गए, उसके बाद बचते कितने मार्क्स हैं पास करने के लिए स्पेसिफिकली? हाँ, गोल्ड मेडल लाना है तो फिर तो हम बेहतरीन काम कर सकते हैं अपनी स्किल सेट पे, लेकिन अगर सिर्फ पास करना है एग्जाम, पहली प्रायोरिटी तो पास करना ही है ना, डेफिनेटली। ये लाइफ का सब्जेक्ट है, ये लाइफ सारी लाइफ आपको यही सीखना है, बाकी चीज़ें नहीं सीखनी है, बाकी चीज़ें आ गई हैं आपको, ठीक है। स्केप्टिसिज्म मीन्स यू हैव टू, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। वेरी गुड, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। हर चीज़ पे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए आपका। आप जिंदगी में हर चीज़ पे क्वेश्चन होना चाहिए प्रोफेशनली, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं आप नेगेटिव माइंड बनाएं या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करें। एग्जैक्टली, पॉइंट यही है। नेगेटिव सेंस में नहीं होता क्वेश्चनिंग, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव होता है हमेशा क्वेश्चनिंग, एंड इट मेक्स यू लर्न मोर, ठीक है। तो वही एग्जामिनर चाह रहा है कि क्या आप सब जुमले में से कोई क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसको क्वेश्चंस करते जाएं, उस केस स्टडी से क्वेश्चन करते जाएं, ठीक है। जब वो केस स्टडी से आप क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, और वही जवाब है असल में जो वो निकलवाना चाह रहा है, और कुछ नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स, मैकिंजी हो गई, BCG हो गई, जब इंटरव्यूज करते हैं ना, तो ये इंटरव्यूज केस स्टडीज ही होते हैं। दे डू नॉट इंटरव्यू बेस्ड ऑन एनी CV और एक्सेट्रा। वो ये चीज़ें नहीं देखते ना, वो आपकी सर्टिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। कभी नहीं देखते वो। अगर आपने आज लिख दिया ना कि मैं एक छोटा सा घर पे बुटीक भी चलाती हूँ, जो कि मैंने चलाया और इतना रेवेन्यू अर्न करवा दिया उस बुटीक से, और साथ में मैं ACCA भी कर रही हूँ, एंड ड्रॉप योर CV विद मैकिंजी और BCG, दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, रियली, ठीक है। सो दिस हैपेंस बिकॉज दे नो व्हाट स्किल दे नीड। उनको नहीं चाहिए इस तरह के लोग। हाँ, वो ऑब्वियसली एसोसिएट लेवल पे ही हायर करेंगे, इनिशियल लेवल पे ही हायर करेंगे, बट वो जर्नी बहुत अच्छा होगा फिर, और अल्टीमेटली उनका पार्टनर बनने के लिए फिर MBAs और एक्सेट्रा आप करते रहते हैं। PhDs भी हायर करते हैं वो, बट PhDs का काम डिफरेंट होता है उनके यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो केस स्टडी, ACC क्या चाह रहा है? ACC आपको मोल्ड करना चाह रहा है इनटू अ प्रोफेशनल विद दिस पेपर, ठीक है। एवेल्युएशन मीन्स वंस यू हैव असेसमेंट हो गई, बिल्कुल असेसमेंट हो गई, असेसमेंट करके उसका कंक्लूजन तक पहुंचना एवेल्युएशन है एक्चुअली। यानी उसे आपके असेसमेंट से रिजल्ट्स निकलने चाहिए। अगर असेसमेंट से रिजल्ट नहीं निकल रहे तो वो खाली रह गई, हवा में रह गई, ठीक है। तो उससे रिजल्ट्स निकलने आने चाहिए। एवेल्युएशन इज लाइक दैट, ठीक है। अप्रेज करना आना चाहिए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये 5 स्किल है जो एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा मुसलसल इस पेपर में, और ये अगर स्किल्स को नजर आ गई तो 20 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। कोई सवाल?
अच्छा, each exam will therefore assess both technical and the above professional skills. The above का word use किया है, the above professional skills. While marks will be awarded for the relevant technical points that candidates make, up to 20 marks within each exam will be allocated to these professional skills. ठीक है. अच्छा, आता कैसा है पेपर वो अभी देख लेते हैं, बट जनरली वो पूरा केस देगा. केस में आपको बोर्ड मिनट्स देगा, ईमेल्स देगा, मेमोज देगा, पिक्चर्स देगा, फिगर्स देगा, टेबल्स भी दे देगा, डायग्राम्स भी दे देगा, हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दे दे कंपनी की. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की देगा तो आपका कौन सा स्किल काम आएगा वहाँ पे? फाइनेंशियल एनालिसिस का स्किल काम आएगा. ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस का स्किल काम आएगा, रेशियो एनालिसिस काम आएगा, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी काम आएंगी. तो आप समझ रहे हैं हर स्किल काम आ रही है इस पेपर में. यू आर एक्टिंग एज अ CEO और अ कंसल्टेंट टू द CEO इन दिस पेपर. ठीक है. अच्छा सॉरी. अच्छा, रिक्वायरमेंट्स किस तरह की आती हैं? रिक्वायरमेंट्स इस तरह की आती हैं, वो पूछेगा एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल और द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर और कल्चर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह के सवाल पूछेगा. हमने कल डिस्कस किया कि वहाँ से हम शुरू हुए थे कि फाउंडर जो है वो एक आइडिया लेके निकलता है. ठीक है, वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है किसके थ्रू? टीम के थ्रू. टीम के लिए, टीम को गवर्न करने के लिए उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए. शुरू में उसकी लीडरशिप आ गई, उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ गया. गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बाद वो क्या करेगा? उस आइडिया को स्ट्रेटेजाइज करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा. ठीक है, स्ट्रेटजी बनाएगा तो स्ट्रेटजी के लिए उसके पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं. उसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना है. एक्सटर्नली उसको देखना है कि मार्केट कैसी है, मार्केट रिसर्च करनी है, कंपटीशन देखना है, इंडस्ट्री देखनी है, जिस मुल्क में वो जा रहा है उस मुल्क को देखना है. पोर्टर्स डायमंड मॉडल लगेगा यहाँ पे मुल्क को इवेल्युएट करने के लिए. ठीक है, वो लगा. उसके बाद फिर वो ये सारे कल्चर डेवलप करेगा. फिर वो आएगा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ. फिर बाकी टॉपिक्स इस तरह से हमने डिस्कस किए थे. राइट. अच्छा, असेस द पोजीशन एंड ये सिर्फ इस तरह के सवालात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. अभी डिटेल में भी हम पेपर खोल रहे हैं. ठीक है, असेस द पोजीशन एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होती है. एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिलेटेड. ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन नजर आएगी कि कंपनी में कैसे होती है. वो टेक्निकली नहीं पूछेगा एग्जामिनर के परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके दिखाओ, नहीं पूछेगा. वो आपसे उधर टेस्ट कर रहा है दूसरे सब्जेक्ट्स में. या बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोलेगा यहाँ पे, वो बनी बनाई मिलेगी आपको. ना रेशियो एनालिसिस करने को बोलेगा. हाँ, रेशियो एनालिसिस आपको नतीजे में पहुंचने में आसानी करेगा, बट वो रेशियो एनालिसिस CEO भी बैठ के करता है कि यार इसका ग्रॉस मार्जिन कितना है. मोस्टली रेशियो एनालिसिस आपको मिलेंगे पेपर में. वो बता देगा ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, टर्नओवर कितना आ रहा है, सेल टर्नओवर कितना है, डेट टर्नओवर कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है. ये सारी चीज़ें आपको पेपर में दे देगा वो. आपको सिर्फ उसका मतलब देना है. एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें टेस्ट हो गई हैं, सिर्फ दोबारा टेस्ट नहीं करेगा दोबारा. और इस पेपर का मकसद आपकी वो वाली स्किल टेस्ट करना नहीं है. इस पेपर का मकसद आपकी ये स्किल टेस्ट करना है कि इसको मीनिंग दे पा रहे हैं आप बिजनेस के साथ, नहीं दे पा रहे. हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं ना, अक्सर औकात हम बड़े खुशी से मॉडल्स बनाते हैं और कंपनीज की लिए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हैं और जाके CEO को बताते हैं बेहतरीन ज़बरदस्त करिए ये प्रोजेक्ट. ये बोलते हैं नहीं, उसका जहन ही अलग चल रहा होता है. क्यों अलग चल रहा होता है? क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जाता है जो हमने मॉडल में इनकॉर्पोरेट ही नहीं की होती. हमने सिर्फ नंबर क्रंचिंग की होती. सो नंबर क्रंचर नहीं बनना है इस सब्जेक्ट में. नंबर क्रंचर अगर आप बने रहे तो ये पेपर नहीं निकलेगा. एग्जामिनर को सिर्फ वही फील चाहिए कि इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस वर्ल्ड इज, वर्क प्लेस इज. ठीक है, आगे बढ़े. अच्छा जी, मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, इवैल्यूएट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस यूजिंग फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, डिसाइड ऑन फिजिबल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज पे भी सब्जेक्ट है. साइबर सिक्योरिटी आज दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है. ठीक है, उबर जैसी कंपनी पिछले दिनों साइबर सिक्योरिटी के अटैक से गुजर चुकी है. ठीक है, हालांकि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, साइबर टीम है पूरी उनकी, बट साइबर अटैक उन पे भी हो गया. सो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक भी हमारे पास IT और डेटा एनालिटिक्स वाले टॉपिक्स में है. राइट. सो वो भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी में हमें क्या करना चाहिए, उसका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे बनना चाहिए. ठीक है, हाँ वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यू आर अ साइबर पर्सन ऑब्वियसली लेकिन वो ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी और ये सब्जेक्ट वही देने की कोशिश करेगा. ठीक है, हाँ अगर वो ब्रेक एंड मोटर बिजनेस का केस देता है तो वहाँ क्या साइबर सिक्योरिटी का मसला होगा? नहीं होगा प्रॉब्ली.
जहाँ पे पूरा निज़ाम होगा, ERPs होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ थोड़ी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एनी आउटसाइड अटैक कैन डिस्टर्ब द डेटा। ठीक है। The examination requires a demonstration of appropriate digital and employability skill. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि employability skill को टेस्ट करेगा वो। क्या है employability skill? आप अगर यहाँ से क्वालिफाई होकर निकलते हैं, आपको वर्क प्लेस पे जाके ईमेल लिखना आती है, ठीक है? अगर ईमेल लिखना आती है तो यू आर एम्प्लॉयबल, राइट? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना वो। MS ऑफिस यूज़ करना आता है, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करना आता है, एक्सेल यूज़ करना, स्प्रेडशीट यूज़ करना आती हैं। दीज आर बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टुडे, आज के दुनिया में। हाँ, अगर आपको ये काम नहीं करना है, कुछ और काम करना है, तो फिर अलग बात है। लेकिन किसी को भी बिजनेस चलाने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? वही चीज़ें ये टेस्ट करेगा आपसे। केस देगा, केस में बोलेगा कि ज़रा एक रिपोर्ट तो लिख के दो, इस पर ईमेल लिख के दो। CEO को ईमेल लिखनी है आपने, आप CEO की ईमेल लिखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनाए, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी इस पूरे कोर्स में, ठीक है? इट हैज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एज वेल एक्चुअली, ठीक है? अच्छा जी, स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। 4 आवर्स का पेपर है। कहीं रोक लाओ, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, ये भी मैं कल तो पूरा डिटेल में समझा चुका था। सर मैं रिकॉर्डिंग में देख लूँगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है आपसे, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। गुड। अच्छा जी, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो एग्जामिनर आपसे SBL में चाह रहा है। लीडरशिप, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड ऑडिट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, परफॉर्मेंस एंड चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। मैं ज़िंदगी में बहुत अरसे तक एक गोल बना के बैठा हुआ था कि मुझे टर्न अराउंड एजेंट बनना है। टर्न अराउंड एजेंट कौन होता है? वो चेंज मैनेजमेंट एजेंट होता है। यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी किसी भी, अभी तो लाइफ पड़ी है इस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन होता है टर्न अराउंड एजेंट वो है कि कंपनी एक सिक कंपनी है। सिक कंपनी से मुराद है कि वो लॉसेस में बहुत बैठ गई है, मसले मसाइल हैं, कल्चर के मसले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस कंपनी में जो एग्जिस्टिंग CEO होता है ना, वो नहीं होता असल में, फिर उसको निकाला जाता है, एक नया CEO लाया जाता है मार्केट से, और वो नॉर्मली टर्न अराउंड एजेंट होता है, टर्न अराउंड CEO होता है। वो कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए आता है बेसिकली। वो पहला काम यही करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाता है, वहाँ देखता है कहाँ कहाँ कॉस्ट निकालनी है, 10-15 बंदे फायर करता है। तो एग्जाम्पल है, देयर कैन बी मेनी वेज। अगर कॉस्ट का मसला है तो वो यही करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्सेसिव एक्सपेंसेस हैं वो निकालेगा, जो ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं वो करेगा टू अचीव द रेवेन्यू एज वेल एंड द ब्रेक इवन पॉइंट एज वेल। सो टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स चेंज एजेंट्स होते हैं। चेंज मैनेजमेंट एक बहुत वसी टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है, इस पर लोग PhDs भी करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और नॉर्मली MBAs और CFAs बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इन एरियाज़ में, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ रुझान कम है, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते नहीं है उस तरफ, ठीक है? मैं सिलेबस को इतना खोल दूंगा ना आप लोगों के सामने कि आप लोगों को अकाउंटेंसी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है? वो इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में और बिजनेसेस में और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा, एटलीस्ट एट ए स्टूडेंट लेवल। हम जब दुनिया में जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, आप लोगों में से कौन जॉब कर रहा है इस वक्त? सिर्फ कमल कर रही हैं? ओके, आप कहाँ थी इससे पहले? सुई गैस में थी, ओके। और आपने कहीं काम किया है? मैंने सिर्फ 3 मंथ किया। 3 मंथ किया, कहाँ पे? JS JS ग्रुप में। JS ग्रुप इज अ गुड ग्रुप मेरे ख्याल में। अब तो अच्छा हो गया काफ़ी, पहले बहुत वो था। ठीक है, अब काफ़ी बेहतर इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक में भी जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों में भी जा रहा है, तो बेहतर है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट बहुत अब वो कर रहे हैं आगे। उनका ग्रुप बड़ा हो गया ना असल में, पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, सो मोटे मोटे ये टॉपिक्स हैं। लीडरशिप में हम समझेंगे क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से क्या ताल्लुक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ लीडर के चेंज होने से कल्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सेठिया कंपनीज में जब उनके बच्चे आए, टेक ओवर किया, तो उनकी कंपनी चेंज हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी MNCs में कल्चर बहुत डिफरेंट है,
उनके कल्चर्स को इन्फोर्स किया जाता है स्पेसिफिकली, और उस कल्चर का KPI बनाया जाता है, मेजरमेंट होती है कल्चर में चीज़ें सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, एथिकल कोड्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है बट इसको अच्छा खासा हम समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट और एथिकल कोड्स और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। गवर्नेंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी एसेंशियल टॉपिक, जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती ना वहाँ तबाही होती है। गवर्नेंस कहाँ से निकला है? गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट और गवर्नेंस कम फ्रॉम द सेम एटिमोलॉजी, ठीक है। क्या मतलब है? गवर्न करना, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरीके से अचीव हो, सही बंदा करे, हर कोई बंदा घुस ना जाए। मिसाल के तौर पे मैंने कल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि ये चेयर जो है ना उधर रखनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी मिसाल के तौर पे। अब अगर कोई और करेगा तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये काम आपने करना है, ठीक है। किसी और की कोई जिम्मेदारी लगा दी वो उसने करना है, ठीक है, और उसी का अकाउंटेबिलिटी होगी, उसी का सब कुछ होगा। देन एजेंसी का टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है समझना। यू इन बिजनेसेस यू हैव एजेंट्स, ठीक है। पहला एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? CEO, ठीक है। बोर्ड एक एजेंट हायर करता है, CEO हायर करता है टू डिलीवर रिजल्ट्स, जो उसका विजन होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। डन। स्टेक होल्डर एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेक होल्डर एनालिसिस बहुत आसान और अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए किससे क्या चीज़ पार्टनर करनी है, किससे कहाँ डील करना है, दैट इज स्टेक होल्डर एनालिसिस। गवर्नेंस एंड स्कोप एंड अप्रोचेस, बोर्ड कैसे बनेगा, नीचे लोग कैसे होंगे, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। रिपोर्टिंग कैसे होगी? वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग कैसे होगी, कब कब होगी? क्वार्टरली मीटिंग्स होंगी, उसके मिनट्स कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, उस पर एक्शन आइटम कौन फॉलो अप करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों ने सुना होगा बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, वो बोर्ड के एक्शन आइटम्स को फॉलो अप करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर आ जाती है रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टू द बोर्ड एंड टू द CEO। फिर आता है जब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है, उनकी रेम्युनरेशन कैसे होती है, हायरिंग कैसी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हमें समझने हैं इसमें। देन कम्स पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस। पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस मीन्स सुई गैस क्या है? पब्लिक कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या PI है, या दूसरी PDCL पहले होती थी, अब PDCL नहीं है, अब एहतसालात के पास है, थोड़ा सा शेयर अभी भी है उनके पास गवर्नमेंट का, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर कैसे मैनेज होता है? वो बहुत डिफरेंट तरीके से मैनेज होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली, तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Then comes the very very fundamental topic of this course, strategy. ये fundamental backbone है इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की, ठीक है, और इसी पे हमारी 3-4 क्लासेस निकल जाएंगी इजीली, ठीक है। 3-4 क्लासेस भी निकलेंगी और डिस्कशंस तो बहुत ज़्यादा ही निकलेंगी इस पे, ठीक है। Concepts of strategy, environmental issues, competitive forces, the internal resources, capabilities and competencies of an organization. मिसाल के तौर पे बाहर की और external environment तो बहुत अच्छा है, internally हम weak हैं, हमारे पास resources ही नहीं है, funds ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोग नहीं है, relevant लोग नहीं है, तो वो competencies हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे होती है। एक दफ़ा आपने internal और external environment analyze कर लिया, फिर आप strategic choices करते हैं। strategic choices का पूरा एक टॉपिक होगा, इस पे भी 1-2 क्लासेस इजीली निकल जाएंगी इस अकेले एक टॉपिक पे, ठीक है। फिर कंपनीज रिस्क आइडेंटिफाई करती है, मैं सिर्फ वापसी लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में फीड हो जाए ये बिल्कुल, ठीक है। हम 2 क्लासेस लगा रहे हैं पूरे सिलेबस और पेपर को समझने के लिए, लेकिन इसका मकसद है मैं आपके अनकॉन्शियस में मिटाना चाह रहा हूँ ये पेपर, ठीक है। अनकॉन्शियस में होगा ना फिर आपको मसला नहीं होगा समझना इस पेपर को, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट डालने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है ना, और इसको कैसे अप्रोच करना है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी पे भी जाते हैं सब्जेक्ट में, विच इज़ फाइन, बट सेल्फ स्टडी के लिए उनको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये किसी भी किस्म की रोट लर्निंग से ये पेपर नहीं निकलने वाला, आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क होता क्या है, उसको असेस कैसे करते हैं और उसकी मेजरमेंट कैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि मेजर कैसे करेंगे रिस्क को। मैंने एक रिस्क लगाया कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर करीम, ठीक है, करीम के ड्राइवर्स हैं और कैप्टन हैं, जिसको हम कैप्टन कहते हैं,
उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो कितना बड़ा रिस्क है कि करीम को इफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली उसको कैसे मेजर करेंगे? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ बहुत हल्का है, ठीक है, पाकिस्तान में इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन KSA और UAE में बहुत बड़ा रिस्क है। वहाँ नहीं कर सकते ये काम, वहाँ डायरेक्ट करीम को फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज वी कीप रिस्क स्कोरिंग हम रखते हैं एक, ठीक है, क्योंकि आई लीड द ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फॉर करीम, तो रिस्क स्कोरिंग होती है हमारे पास। उस स्कोरिंग में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के स्कोर थोड़ा कम रखते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर कम करते हैं। इसका मतलब है उसको मैनेज करने के लिए, पाकिस्तान के रिस्क को मैनेज करने के लिए जो मुझे लीगल में या कंप्लायंस में बंदा बिठाना होगा, वो मुझे हल्का बंदा भी बिठा दूंगा ना, सही है, कोई मसला नहीं है। मतलब एसोसिएट लेवल पे या इवन असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे मैं बिठा दूंगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, मैनेज हो जाएगा वो रिस्क। बट UAE और KSA में मुझे डायरेक्टर लेवल बंदा बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर रेगुलेटर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसको भी समझाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ कंप्लायंस में मुझे एक सीनियर बंदा बिठाना पड़ेगा। तो ये सिंपल रिस्क एंड बेनिफिट का एक एनालिसिस चलता रहता है, ठीक है, कि इसमें रिस्क बहुत हाई है, वी हैव टू मिटिगेट इट बाय एक्सपेंडिंग सम रिसोर्सेज, बट इसमें रिस्क लो है तो मैं इतना एक्सपेंड नहीं करूंगा इस पे, कंट्रोल पे, ठीक है। तो मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क को 4 एक्शन दिए जाते हैं। एक्सेप्ट किया जाता है या तो रिस्क को, है तो है, ठीक है, मिटिगेट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है या अवॉइड किया जाता है, ठीक है। ये 4 एक्शंस हैं। अवॉइड भी कर सकते हैं, अवॉइड करने का सिंपल तरीका है उसको खत्म करना है, एलिमिनेट करना है ना उस काम को। अब अवॉइड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि वो काम ही ना करो जो रिस्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक तरीका ये भी है, करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, दे डू नॉट इम्प्लीमेंट। उस दिन मैंने एक एग्जांपल दी थी कल, लकी वन मॉल जो है वो एक गवर्नमेंट में नहीं बन रहा था, ठीक है, उन्होंने बनाया ही नहीं, लकी के ग्रुप ने वो बनाया ही नहीं उस गवर्नमेंट के टाइम पे। हालांकि उनके पास सारा प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज, सब कुछ, प्लान, सब कुछ रेडी था, एवरीथिंग वाज देयर, इवन साइंड एज वेल, बट द बोर्ड वाज नॉट अलाउइंग देम टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट अंटिल अनलेस द गवर्नमेंट चेंज्ड, ठीक है। रिस्क था क्योंकि वो वाली गवर्नमेंट इश्यूज क्रिएट कर सकती थी ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का पुराना एक ताल्लुक है, वहाँ बहुत कुछ चलता है, ठीक है। सो कहने का मकसद ये, कुछ रिस्क हमें नजर आते हैं, कुछ रिस्क हमें नजर नहीं आते। कुछ रिस्क बोर्ड बताता है हमें कि ये रिस्क है, क्योंकि वो बहुत ऊपर बैठे होते हैं ना, तो उनकी बहुत सारी चीजें जजमेंट चल रही होती है, हम तो छोटे छोटे रिस्क देख सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड, मोबाइल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, फिर आता है बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, AI एंड रोबोटिक्स, ई-बिजनेस, वैल्यू चेन, IT सिस्टम, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस पर कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है मौजूद, पढ़ने लायक कंटेंट मौजूद है, और रिसेंटली आजकल क्या हो रहा है वो भी समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने नए कंपनी का नाम सुना है, ChatGPT? नहीं, कहा जा रहा है कि इट मे रिप्लेस गूगल एज वेल। ये सुना था कि गूगल को रिप्लेस करने के लिए कुछ करा हुआ है। वो क्यों कह रहे हैं? वजह ये है, आप गूगल पे जब सर्च करते हैं ना, तो कोई भी मसला आपको होता है, आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आपको स्टेप्स नहीं मिलते, आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं स्टेप्स, या आपको एडवाइजर नहीं मिलता कि यार ये कर लो, वो कर लो। स्टिल यू कॉल अ फ्रेंड, यार मैंने गूगल पे ये देखा है, क्या मकसद है। ChatGPT ने एक चैट ओरिएंटेड चीज़ बनाई है, विच इज़ पावर्ड बाय मशीन लर्निंग एंड AI। सॉरी, अच्छा, वो करता क्या है, आपने मिसाल के तौर पे लिखा कि आई वांट अ ड्रेस, दिस टाइप ऑफ ड्रेस एक्सेट्रा, वेयर कैन आई बाय इट, वो आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट्स ऐसे देगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लें उसको। बट उसका जो बॉट है ना, जो पीछे रोबोट काम कर रहा है, वो आपकी सेलर बना हुआ है। एग्जैक्ट सेलर नहीं बना, वो आपकी जो बातचीत है ना उससे लर्न कर रहा है, वो लर्न कर रहा है और आपको वैसे जवाब दे रहा है जैसे आपकी पर्सनैलिटी है। वो जैसे सेल्समैन नहीं हो रहा होता कि एग्जैक्टली यही काम है। आपने एक चीज नोट की होगी, आपका फोन पड़ा होता है और आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, और वो चीज ऐड में आ रही होती है, माइक से आपका वो माइक से आपको कैच कर रहा होता है ना, सिंपल सी बात है। तो वो क्यों कर रहा होता है? वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके पीछे भी मशीन लर्निंग है। इट हैज लर्न कि ये आपको चीज पसंद है या आप डिस्कस करते रहते हो, ऐड दो, हो सकता है खरीद ले, ठीक है, और खरीद लिया तो चल गया काम,
ठीक है, अगर आपने नहीं खरीदा तो फिर वो ये लर्न करेगा कि नहीं ये सब बातें कर रहा था ठीक है तो ये पीछे प्रोग्रामिंग इस तरह होती है। तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी इसको बहुत एक्सपेंड कर रहा है हर टॉपिक तक। इतना एक्सपेंडिचर किया उन्होंने कि अब उनकी लाइब्रेरी में इतने आंसर्स हैं मशीन के पास के गूगल के पास भी हैं वो उतने आंसर्स, लेकिन ये गूगल को रिप्लेस तब कर जाएगा अगर उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। ठीक है, ये इसलिए कहा जा रहा है, बट अभी बहुत टाइम है गूगल को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, बट एआई एंड मशीन लर्निंग विल चेंज द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। स्टार्टअप्स कैसे क्लाउड पे जा रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसके लिए सर्वर्स नहीं आ रहे हैं। आजकल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वर के रूम अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, आजकल सर्वर्स की ज़रूरत ही नहीं है, AWS पे क्लाउड है, ख़त्म, सब कुछ उस पर डाल दो, उन्हीं की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में सर्वर्स हैं उनके, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में पड़े हुए हैं सर्वर्स, हमें ज़रूरत ही नहीं मैनेज करने की, और कॉस्ट भी कम है। हम तो अलग से सर्वर मंगवाएंगे, उसका कैपेक्स मेंटेन करेंगे, एक बंदा रखेंगे जो रोज जाके ठंड चेक करेगा रूम की तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एक बज़ वर्ड है, बट डेटा एनालिटिक्स कैसे होती है, उसका मतलब क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, मशीन लर्निंग तक कैसे पहुंची डेटा एनालिटिक्स, AI, रोबोटिक्स, ई-बिजनेस, वैल्यू चेन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वैल्यू चेन क्या होता है, IT कैसे काम करता है इसमें, एंड ऑब्वियसली IT सिक्योरिटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। ये मैंने कल इसलिए बहुत ज़्यादा खोला नहीं था इसको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, एक दफ़ा घुस गए तो फिर तो बातें बहुत ज़्यादा फैलेंगी। ठीक है, देन कम्स SPL। ओके जी, देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड ऑडिट। ठीक है, ये हमने कल भी समझा था। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल क्या है, सिंपल, जहाँ जहाँ आपको ऑपरेशनल रिस्क मिल रहे हैं आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट कर देना है। कल हमने रिकंसिलेशन की बात की थी। रिकंसिलेशन हम क्यों मनाते हैं, आप बताइए समझिए, कल इन्होंने तो जवाब दे दिया था मुझे। रिकंसिलिएशन क्यों बनाया? हाँ, फाइनेंशियल एक डिफरेंस आ रहा था, उसको रिकंसाइल करना। हाँ, डिफरेंस किस में आ रहा होता है, बैंक जो है, बैंक स्टेटमेंट में और हमारी कैश बुक होती है उसमें एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। जी। इसके अलावा जो है वो जो क्रेडिटर्स की होती है वो वाली बनती है। सही है, कॉन्फिडेंस से जवाब दें, टेंशन नहीं है, गलत भी होंगे तो कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। अकाउंट की जो रिकंसिलिएशन बनती है वो बनती है। ठीक है, ग्रेट। रिकंसिलिएशंस इसलिए बनती हैं ताकि आपकी बुक्स सही पिक्चर प्रेजेंट करें एज पर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल पिक्चर। ठीक है ना, ओवरऑल पिक्चर ठीक प्रेजेंट करें, रिकंसिलिएशन ये इंश्योर करती है। हाय, आपका नाम क्या है? मनाल। आपकी पहली क्लास है, राइट? हमारी दूसरी क्लास है ठीक है, सो अभी तक हम सिर्फ कोर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने बहुत डिटेल में ओवरव्यू लिया था, अभी मैं सिर्फ सिलेबस को गो थ्रू कर रहा हूँ, देन वील डिस्कस द पास्ट पेपर। नेक्स्ट क्लास से जो है हम पहला टॉपिक पे स्टार्ट होंगे, लीडरशिप। मैंने इंटेंशनली टॉपिक को अभी डिलेट किया हुआ है क्योंकि बच्चे अभी आएंगे, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो किसी का कुछ मिस ना हो जाए। ऑल्दो रिकॉर्डिंग्स हैं, यू आर राइट, बट स्टिल आई वांट टू स्टार्ट with everyone, क्योंकि structure of the class is very different. We want to discuss a lot of things rather than just lecture you about things. ठीक है, discussions होंगी तो automatically results आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ में आता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑडिट एंड कंप्लायंस, ऑडिट क्यों करती है कंपनी, कंप्लायंस के डिपार्टमेंट्स क्यों हैं, ज़रूर, हालांकि कॉस्ट सेंटर्स हैं, ये कोई रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन हर कंपनी को ज़रूरत है इन डिपार्टमेंट्स की। इवन रेगुलेटर ने इन्फोर्स किया हुआ है इन डिपार्टमेंट्स को। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या है कंपनी को, रेगुलेशंस का चेकअप। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई कंपनी कहती है कि यार इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है, होंगे तो कंपनी तो खत्म ही हो जाएगी। कंट्रोल चोरी होगी, क्या चोरी हो रहा है। देखिए, कंट्रोल का जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, दैट इज मैनेजमेंट इटसेल्फ। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है, ये लाइन ऑफ डिफेंसेस की एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई सेठ है, मतलब जो कंपनी का सेठ है, वो कहता है क्या ज़रूरत है मैं फालतू में एक बंदे पे खर्चा करूं या एक टीम पे खर्चा करूं जिसकी कोई मुझे रेवेन्यू ही नहीं है, कॉस्ट सेंटर है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट बेनिफिट भी नहीं दे रहे ना। बेनिफिट क्या होता है,
बेनिफिट ये होता है कि मिसाल के तौर पे कंट्रोल चेक इस तरह किया कि उसमें से सेविंग्स निकल आई, ठीक है, उसमें लूप होल्स पता लग रहे हैं रेगुलरली, कोई वैल्यू एडिशन अगर आ रही है तो डेफिनेटली रखो उस डिपार्टमेंट को, लेकिन अगर नहीं आ रही तो क्या सोचेगा एक सेट लेवल का आदमी से इनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो रेगुलेटर्स हैं इन द एंटायर वर्ल्ड, दे वांट दीज डिपार्टमेंट्स इन एनी कंपनी, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में मैंडेटरी हेड ऑफ ऑडिट होना चाहिए, एक ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हमारे एक टीचर होते थे, वो अक्सर कहते थे हमें लॉ का ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे ब्रेड एंड बटर का ख्याल रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, लॉयर्स की ब्रेड एंड बटर, ऑडिटर्स की ब्रेड एंड बटर, ये सारा तो लॉ नहीं संभाला हुआ है, वरना लॉ में ना होता तो बहुत सारी कंपनीज ना भी प्रेफर कर रही होती। सिंपल, वो सेल्स का डिपार्टमेंट रखती, सेल्स हो रही होती बेहतरीन, ज़बरदस्त। सर इन शॉर्ट ये नहीं बोलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ने नहीं, ये लॉयर्स का उनका ये जो चोर वगैरह होते हैं उन्होंने किया, अगर ये लोग नहीं होंगे तो लॉ की जरूरत ही नहीं है। देखें किसी भी सोसाइटी में ना चोर और पुलिस होता ही है, ये हमेशा से है, वो तो होगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट। जब से दुनिया बनी है, इवन हज़रत आदम के ज़माने में भी उनके बेटों ने आपस में एक दूसरे से लड़ाई की थी, ठीक है। सो हिस्टोरिकल बुक्स ये कहती हैं, मुझे नहीं पता कि उसका कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन बट स्टिल हिस्टोरिकल बुक्स यही कहती हैं कि बुरी और बदी और अच्छाई हमेशा से रही है और ये हमेशा से रहेगी, चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या रियल लाइफ है, वो भी रियल लाइफ ही है वैसे, लेकिन स्टिल यू नो देयर विल बी पीपल हु विल मैनिपुलेट कंट्रोल्स रिगार्डलेस कि आप कितने भी रख लें। बेहतरीन से बेहतरीन कंट्रोल वाली ऑर्गेनाइजेशंस में भी अटैक्स होते हैं और लीकेजेस होती हैं, हर कंपनी में होती हैं। इवन उबर बीइंग पैरेंट कंपनी फॉर मी, दे हैव लीकेजेस एज वेल, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन उन लीकेजेस को अच्छी टीम होगी तो वो मेजर लीकेजेस नहीं छोड़ेगी, माइनर छोटी छोटी लीकेजेस आ जाती हैं कभी बार, उससे लॉस नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। एनी और नेक्स्ट, अच्छा मैं शायद पता नहीं कैमरे में आ रहा हूँ नहीं आ रहा लेकिन इस तरफ कहाँ आना पड़ेगा थोड़ा सा। फाइनेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है आप लोगों ने, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे एक सीईओ देखता है, यहाँ पे ये समझेंगे हम कोर्स में, ठीक है। कैसे वो, एक मिसाल के तौर पे आपने एनपीवी कैलकुलेट की किसी भी प्रोजेक्ट की, आपने सीईओ को दिखाया, सीईओ ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, हालांकि पॉजिटिव है हालांकि एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन सीईओ ने बोला मुझे नहीं इंप्लीमेंट करना ये प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज ही हैज डिफरेंट सेट ऑफ माइंड, ही इज अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है। वो गवर्नमेंट्स के बारे में अवेयर है, रेगुलेशंस के बारे में अवेयर है, वो आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में अवेयर है, क्योंकि वो बहुत सारी दुनिया घूम रहा है, ठीक है। वो बाहर जा रहा है, उसको पता लगा कि यार हम जो एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एआई में 2.0 कुछ आ गया है और ये अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मेरे पास, मैं बहुत आउटडेटेड हो जाऊंगा। तो ही सेट कि नहीं यार, तुम्हारी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है ना, ये समझ में नहीं आती, छोड़ दो, ठीक है। तो फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैसे काम करता है ये हम समझेंगे। फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनेंस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले हाथ से होता था, लेजर्स बनते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी भी बहुत जगह पे बनता है, पेमेंट वाउचर्स अभी भी बहुत साइन होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान में तो लोकली बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में ऑटोमेटेड हो गई चीज़ें, एक क्लिक पे अप्रूवल्स, मोबाइल पे अप्रूवल्स, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? देन कम्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका उस पर सोचना कैसे है, ठीक है। कॉस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। कॉस्टिंग कैसे करनी है ये तो आपने सीख लिया, उस पर डिसीजन कैसे लेना है ये हम इधर सीखेंगे एक सीईओ के तौर पे। सोचना, मिसाल के तौर पे कल हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं टोयोटा और टेस्ला की, ठीक है। टेस्ला डिसाइडेड टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स हायर देन एन एवरेज कार, प्रीमियम पे वो बेचते हैं, हालांकि शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर टू टोयोटा ही होगी, ठीक है। लेकिन वो प्रीमियम पे क्यों बेचते हैं, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? ब्रांड प्रीमियम लेना चाहते हैं वो, और लेकिन वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना उनके पास। प्राइस इज नेवर अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। प्रोडक्ट में क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? हाँ, अब तो इलेक्ट्रिक कार्स दूसरी लोग भी बना रहे हैं, टोयोटा भी बना रहा है, ठीक है, समझ में आता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया ना। अब क्यों ऐसा हो रहा है? अब भी कार्स वो कम बेच रहे हैं,
लेकिन वैल्यूएशन वाइज दे आर हायर देन टोयोटा, वैल्यूएशन वाइज दे आर हायर देन टोयोटा। ये कहाँ तक आ रहा है? सर पूरा बोर्ड आ रहा है। नहीं, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ तो फिर ये मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ा रहा हूँ वैसे। असल में तो आप बोल रहे थे ना। हाँ, बोल तो मैं रहा था। ठीक है, फाइन एनफ। ठीक है, टोयोटा भी इलेक्ट्रिक कार्स बेचता है अब। ठीक है, सुजुकी भी बेचता है, 10 किस्म की और भी कंपनीज अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बेचती हैं, ऑडी बेचती है। ठीक है, टेस्ला वाला नाम किसी का भी नहीं बना। ठीक है, टेस्ला वाला नाम किसी का नहीं बना, टेस्ला की तरह की वैल्यूएशन किसी की नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में जाके वैल्यूएशन देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, हालांकि 500 गाड़ियां वो बेचेगा, वो 20,000 बेच चुका होगा। ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन का जो फर्क है वो बेहतरीन है। मतलब उसका शेयर होल्डर हर दफ़ा खुश होगा, टेस्ला वाला। टोयोटा वाला फिर भी बोलेगा यार तुम अभी तक पेट्रोल पे चल रहे हो। एग्जाम्पल है। वजह क्या है? वजह ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ने तो बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है सर, लेकिन सीईओ ने सोचा कि नहीं, मैं इसको प्रीमियम रखूंगा, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको नहीं खरीदना है नहीं खरीदे। सिंपल। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा रिसेंटली, आप सबको पता होगा। क्या डिसाइड किया उसने? ब्लू टिक लेने के लिए आपको $8 देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों किया उसने डिस्कशन? हालांकि ट्विटर जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी, दे वर अगेंस्ट दिस प्रीमियम चार्जिंग। वो चाहते थे कि इट शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड एवरीवन शुड बी एबल टू यूज इट। ब्लू टिक के लिए कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो $8 डाल दी लड़के ने। तो देने दो, नहीं देने तो बस कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, ही बेयर्ड द लॉसेज, बिलियंस के लॉसेज हुए हैं उसको इन डिसीजंस की वजह से, बिकॉज पीपल आर इन पेन राइट इनिशियली। ठीक है, बट ही मेड पीपल पे बिकॉज ही इज अ प्योर कैपिटलिस्ट माइंड। प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बंद करो कंपनी, सिंपल सी बात है। तो उसका कॉस्ट क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट जानता है। तो मेरी कॉस्ट आ रही है भाई तुम लोगों को सर्विस देने में, अगर मेरी कॉस्ट आ रही है तो आई विल गेट द रिटर्न, नॉट फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ओनली बट थ्रू सब्सक्रिप्शंस एज वेल। एग्रीड? उसने ये डिसीजन लिया। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो कुछ भी बोलता रहे, अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है जो मार्केट को एनालाइज करे और विजन देखे कि मुझे पहुंचना कहाँ है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें थोड़ी समझेंगे और सीखेंगे केसेस से कि एयरबीएनबी ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कैसे कॉस्टिंग की अपनी, नेटफ्लिक्स कैसे अपनी कॉस्टिंग करता है, पासवर्ड शेयरिंग अभी तक क्यों नहीं नेटफ्लिक्स ने बंद की लेकिन अब बंद करने वाला है, क्यों बंद करने वाला है, कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस पर भी कुछ केस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाएंगे ये केसेस। ठीक है, और अब आप देखें ये सब्जेक्ट हालांकि वो सब्जेक्ट है जो हमने डिफरेंट तरीके से पढ़ा था, लेकिन हम इस सब्जेक्ट में इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखेंगे, एक MBA स्टूडेंट की तरह देखेंगे, एक कंसल्टेंट की तरह देखेंगे। राइट? कोई सवाल? ठीक है, अगला टॉपिक मेरा फेवरेट है, इनेबलिंग सक्सेस एंड चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस हालात में खड़ी भी है उसको उन हालात से उठा के चेंज्ड हालात में पहुंचाना चेंज मैनेजमेंट है। ठीक है, सक्सेस को, वो सक्सेस है उसकी फेलियर से सक्सेस पे ले जाने के लिए चेंज चाहिए। वो चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, दैट इज व्हाट दिस टॉपिक विल टेल यू। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसमें हम बहुत डीप डाइव कर लें तो हम तो खो जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह समझें, केसेस अब इस पे इम्प्लीमेंट करें और ड्राफ्ट भी करें, बट हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे कि हम खो जाएं। ठीक है, कोशिश हम ये करेंगे। हाँ, आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज एज वेल, कोई मसला नहीं। ठीक है, बट इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स दैट आई हैव फॉर माई लाइफ। ठीक है, इनेबलिंग सक्सेस, ऑर्गेनाइजिंग कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं सक्सेस को, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज कैसे आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। ये सारी जितनी भी कंपनीज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, दे आर ऑल टेक ओरिएंटेड, दे हैव इम्प्लीमेंटेड टेक और वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लगा है उन पर। हालांकि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स दुनिया में हैं, ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस, जो अरसे से सक्सेस देख रहे थे। इंडिया के रिलायंस ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस कर रहे हैं। बट जैसे ही एप्पल, टेक कंपनीज, मतलब टेस्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा आई, और आज आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डेक की लिस्टिंग देखें, टॉप पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो सारी टेक कंपनीज हैं। गूगल, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, मेटा, ये सारी कंपनीज टॉप पे हैं।
मार्केट कैपिटलाइजेशन में, बिकॉज कैपिटलाइजेशन वैल्यू कहाँ से आती है? वैल्यूएशन आती है इस थॉट प्रोसेस से कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाली है, ठीक है। वैल्यू वहाँ से आती है, वैल्यू यहाँ से नहीं आती कि आज के दिन में कितनी वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। वैल्यू वहाँ से आती है कि आप क्या प्रोडिक्ट करोगे, ये कहाँ तक जाएगी चीज़, राइट। प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेन, एनालिसिस, कैपिटलिज्म, एवैल्यूएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सॉरी, नाम क्या बताया था आपने? मनाल। कोई सवाल? पक्का? ओके। एम्प्लॉयबिलिटी और डिजिटल स्किल्स मैंने समझा दिया। एग्जामिनर आपको ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको एम्प्लॉयबल स्किल्स आती हैं, विच मीन्स कैन यू राइट रिपोर्ट्स, कैन यू राइट ईमेल्स, कैन यू राइट ड्राफ्ट सॉल्यूशंस इन अ वे दैट आर एक्सेप्टेबल इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। सिंपल, वर्क प्लेस के लिए रेडी करना चाहता है। ठीक है जी, ये बहुत डिटेल्ड हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जाएं इस पे अलग अलग तो जा सकता हूँ मैं। ये वही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि वो क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या क्या टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये समरी ऑफ चेंजेस है, दिस इज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट, राइट। ठीक है जी, आप कोई सवाल आप लोगों का पूछें, डिस्कस करें। कल एक मैंने हैंड आउट दिया था, किसी ने पढ़ा है? ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक तरीका होगा, मनाल आई थिंक सुमैया के सामने तो मैंने बता दिया कि हम क्लास का स्ट्रक्चर इस तरह रखेंगे कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम उस पर कुछ केसेस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, एंड आई वुड नॉट वांट यू गाइज टू जस्ट लिसन टू मी, डिस्कस देम, ठीक है। मेरी नॉलेज में भी इजाफा करें, अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, आप सवाल पूछें कि ये कैसे होता है। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं भी पता होगा, विल सर्च इट टुगेदर, ठीक है। विल सर्च इट टुगेदर, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसको लिखना कैसे, एग्जामिनर अगर पूछता है ये समझने की कोशिश करेंगे। 1, ग्रुप डिस्कशंस, डिस्कॉर्ड्स, और ये एक तरीका होगा हमारा, ठीक है। एक और तरीका है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ वीकली असाइनमेंट्स का, ठीक है। वीकली असाइनमेंट में ये होगा कि मैं आपको एक केस दूंगा, केस होगा या फिर ओपिनियन होगा, न्यूज़लेटर होगा, न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल होगा, कोई लिंक होगा, वो आपने पढ़ना होगा, ठीक है। पढ़ के उसमें से अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझने की, फिर उसको एनालाइज करना है इंफॉर्मेशन को कि इसमें से मैं क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकती हूँ, ये कहाँ जा रहा है बिजनेस, कैसे जा रहा है, मेक योर ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे तो उससे भी रेलेवेंट चीज़ें लेके आइएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यही करना है हमने कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उनसे रेलेवेंस क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड देन वील डिस्कस दैट इन हाफ एन आवर कि हमने जो पिछले वीक वो दिया असाइनमेंट दिया, उस पर हमारा व्यू क्या है। आपका व्यू कुछ और हो सकता है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है, हर एक का हो सकता है, मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, ठीक है। उससे होगा क्या, वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड अल्टीमेटली वी विल बिकम केपेबल ऑफ एनालाइजिंग एनी कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। मैं आपके अनकॉन्शियस में बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो कैपेबिलिटी कि आप कुछ भी पढ़ें और उसका एक अच्छा सा तबसरा कर सकें, एक तज्जिया का अच्छे बन सकें आप, ठीक है ना।